हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 8, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा हम कवर करेंगे, जो कि है एनपीए एंड इट्स टाइप, सरफेसी एक्ट क्या होता है, आरबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एनपीए क्या होता है। एनपीए की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब क्या होता है, देखो इसका नाम ही बता रहा है कि एक ऐसा असेट जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म क्या, अब कोई वो डांस परफॉर्मेंस थोड़ी होगी। परफॉर्म क्या, बैंक के लिए असेट क्या जब परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम किस चीज़ को मानते हैं कि वो असेट बैंक को कमाई करके दे रहा है। अब मैंने आपको पहली वीडियो में ही ये चीज़ क्लियर की थी कि बैंक के लिए असेट क्या है। बैंक के लिए असेट वो है जो चीज़ उन्हें कमाई करके देती है, जैसे कि लोन जो बैंक ने दिया होता है। तो लोन अगर बैंक को कमाई करके नहीं दे रहा, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया बैंक के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं एनपीए की टाइप्स कि एनपीए कब डिक्लेयर होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ मैंने स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट फॉर ए बैंक इज एन एसेट दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए। देखिए एनपीए डिक्लेयर कब होता है, 90 दिन से पहले कोई भी अकाउंट एनपीए डिक्लेयर नहीं होता है। 90 दिन यानी कि 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स नहीं बोलोगे, पर आप जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी आप 90 डेज ही बोलेंगे। 90 डेज कैसे तोड़े गए हैं, 30 30 30 में, ठीक है। जब भी आप लोन लेते हैं उसके बाद आपको पहली किस्त इन 30 दिनों के बाद देनी होती है। अगर आप इन 30 दिनों में अपनी किस्त देने में फेल हो जाते हैं तो इसको हम कहेंगे SM 0, ठीक है। ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट जो है अब बैंक की नज़रों में आना शुरू होगा कि इसकी किस्त नहीं आई। पर चलो, बैंक आपको एक और मौका देगा कि अगले 30 दिन में आप अपनी किस्त लौटा दो। अगर अगले 30 दिन में भी नहीं आप लौटा पाते, यानी कि 30 दिन ये और 30 दिन ये, तो आपका जो है अकाउंट चला जाता है SM 1 में। SM 1 के बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी कि सर आपकी किस्त नहीं आई, आपकी किस्त को आए हुए 2 महीने हो गए हैं, आप स्लैक में शो हो रहे हो, ठीक है। स्लैक की फुल फॉर्म क्या है, इससे आपको मतलब नहीं है। स्लैक क्या है, इससे भी आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये टर्म जो है ये प्रॉपर बैंकर्स के लिए है, उनके लिए जो बैंक में पहुंच चुके हैं। तो आपसे स्लैक नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि SM 0 SM 1 क्या है। तो जब दूसरे महीने के बाद भी आपकी किस्त नहीं आती तो उसको कहते हैं SM 1। और जब 30 दिन और निकल जाते हैं तो 30 दिन और निकलने के बाद हम उसको कहते हैं SM 2 निकलने के बाद हम उसको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि 90 दिन निकल गए, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। अब एनपीए जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ होता उस अकाउंट को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि 89th डे तक आपका अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट ही कहलाता है। बैंक की तरफ से फ़ोन आएंगे आपको, या बैंक वाले खुद भी हो सकता है विजिट मारें कि सर दे दो किस्त, क्योंकि अगर आपका अकाउंट ख़राब हो गया तो आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा। सिबिल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री होती है बेसिकली, जिसके बेसिस पर आपको लोन दिया जाता है। जिस बंदे का सिबिल ख़राब होता है उसको बैंक मान लेता है कि ये बंदा किस्तें नहीं लौटाता, अपना लोन ख़राब कर देता है, उसको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलता। 89 डेज़ के बाद जब 90th डे शुरू होता है हम उसे एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। अब 90 डेज से 1 ईयर, ठीक है, 90 डेज से 1 ईयर के बीच जो है आपका खाता सब स्टैंडर्ड कहा जाता है। 90th डे पे वो एनपीए होगा। फिर 91st डे से लेके 1 ईयर, आप जब डेफिनेशन दे रहे होंगे तो आप 1 ईयर नहीं कहेंगे, आप मंथ्स में जवाब देंगे। तो 91st डे से लेके 12 मंथ्स तक आपका खाता जो है वो सब स्टैंडर्ड कहा जाता है। जैसे ही 12 मंथ्स एक्सीड होते हैं वो डाउटफुल में चला जाता है, ठीक है। 12 मंथ्स एक्सीड होते ही डाउटफुल में चला जाता है। एंड देन बैंक जो है जब तक उसको लॉस डिक्लेयर नहीं करता तब तक वो लॉस में नहीं कहलाता। लॉस यानी कि अब वो रिकवरी नहीं हो सकता, आप जो मर्जी एफर्ट लगा लो वो लोन जो है वो रिकवर नहीं हो सकता, फिर तो कोर्ट केस करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो लॉस कब होता है, लॉस की कोई डेज की लिमिट नहीं है। लॉस तब होता है जब बैंक उसे अपनी तरफ से लॉस डिक्लेयर कर देता है। तो आई होप आपको समझ आ गया स्टैंडर्ड, एनपीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, साथ ही साथ SM 0 SM 1 SM 2, जिसके बाद आपका खाता हो जाता है एनपीए। अब बात आ जाते हैं कि सरफेसी क्या है। सरफेसी एक तरह का एक एक्ट है
जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को रिकवरी लाने में हेल्प करता है। तो सरफेसी की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबी है, आपको 4-5 बार इसको पढ़ना पड़ेगा इसको लर्न करने के लिए, पर आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपसे सरफेसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बतानी ही फुल फॉर्म है। अगर आपको फुल फॉर्म आती होगी उसी का एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपके इंटरव्यूअर्स पर कि देखो इतनी लंबी फुल फॉर्म है पर बंदे ने लर्न की हुई है। तो चलिए करते हैं। सरफेसी है एस फॉर सिक्योरिटाइजेशन, ए तो एंड के लिए आ गया, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 का एक्ट है। कब का एक्ट है? 2002 का। ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर से करते हैं एक बार फुल फॉर्म। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इतना तो मुझे लगता है आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट को सिक्योर कर रहे हैं और उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि बैंक जो है अपना एनपीए रिकवर कर सके। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल एक्ट को सिक्योर किया गया और उसकी रिकंस्ट्रक्शन की गई, और लास्ट के ईएसआई है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और कब का एक्ट है ये? 2002 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट में क्या है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इंश्योर करता है असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी यानी कल को अगर एनपीए होता भी है तो हमने कोलेटरल लिया हुआ है जो बंदे का, उसको हम बेच के अपना एनपीए रिकवर कर सकते हैं। तो सरफेसी एक्ट के अंदर आप उसको बेच सकते हो। द एक्ट प्रमोट सेटिंग अप ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड असेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज टू डील विद एनपीए। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के हैं, बैंक के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है कि वो फोर्सफुली किसी से अपना जो पैसा है वो निकाल सके। तो इसके लिए क्या होता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई हैं। बैंक क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरा 100 करोड़ मैंने उस बंदे को दिया था जो कि 120 करोड़ बन के मुझे वापस आना है। तुम ऐसा करो, इस 120 करोड़ में से मुझे 80 करोड़ ही वापस ला लो, 20 करोड़ का मैं लॉस खा लूँगा, कोई बात नहीं। अब वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो 120 करोड़ वापस लेके आए या फिर 80 करोड़ लेके आए या फिर 80 करोड़ से ऊपर जो है वो रिकवरी ला के दे। बैंक को अपने सिर्फ 80 करोड़ से मतलब है। अगर वो 100 असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 120 का 120 करोड़ ले आती है तो 40 करोड़ हो गए उनके। तो इस तरीके से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है। It is regulated by RBI. What? SARFAESI Act. SARFAESI Act is regulated by RBI and provides three methods of recovery: securitization, asset reconstruction, and enforcement of security without intervention of court. सबसे पहली चीज़ की सिक्योरिटी ले लेते हैं हम कस्टमर से। ठीक है, सिक्योरिटी ले लेंगे कि जैसे हो सकता है सिक्योरिटी में हम ऐसा वाला बंदा एज ए गारंटी लें। जिस भी बंदे को आप लोन देते हो हर बंदे की एक गारंटी भी रखते हैं हम, कि एक बंदा उसकी गारंटी दे रहा है कि हाँ ये बंदा लोन लौटाएगा। तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या होगा, हम ऐसा बंदा ले लेंगे गारंटी में जो सैलरी वाला हो, जिसकी सैलरी आपके बैंक में ही आती हो। तो अगर वो बंदा लोन रिकवर नहीं कर रहा है तो हम उस गारंटी वाले बंदे के पैसे काट देते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन आ गया, जैसे कि आपने कोलेटरल रखी होगी, कोई प्रॉपर्टी के कागज़, ज़मीन के कागज़ या फिर घर के कागज़, तो आप उस घर को बेच सकते हो सरफेसी एक्ट के अंडर और अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट में जाए बिना आप ये सब एक्शंस ले सकते हो सरफेसी एक्ट के अंडर। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देना चाहता हूं, क्योंकि ये भी रिकवरी ऑफ एनपीए के अंडर ही आता है, वो है डीआरटीज। डीआरटी की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डेप्ट क्या होता है? उधार की रिकवरी करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसको कहते हैं डीआरटी। अब ये मैंने जैसा कि बताया ये भी एक रिकवरी टूल है, क्योंकि रिकवरी टूल का ही टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने सरफेसी एक्ट किया। सरफेसी एक्ट के अंदर एआरसीज और एएससीज पढ़े हमने, असेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। ठीक है, उसके अलावा एक डीआरटी भी आता है जो बैंक को रिकवरी करने में हेल्प करता है, और ये भी कैसे रिकवरी करता है? अंडर सरफेसी एक्ट 2002। तो डीआरटी में फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट को जो लोन देते हैं उनको रिकवरी करने में हेल्प करता है। अब डीआरटी कब फॉर्म हुए थे? 1993 में। अंडर विच एक्ट? आरडीबीबीएफआई। आरडीबीबीएफआई याद करने से अच्छा आप सीधा फुल फॉर्म ही याद करो। आरडीबीबीएफआई क्या है? देखो, डीआरटी पढ़ा, डेप्ट रिकवरी। अब इसी डीआर को हम आरडी कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? रिकवरी ऑफ डेप्ट। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ डेप्ट बाय हुम। रिकवरी कौन कर रहा है? रिकवरी कर रहे हैं बैंक्स, यहां पर लिखा हुआ है बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो एक बार फिर बता दूं, रिकवरी
ऑफ डेब्ट बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो RDBBFI याद करने के बजाय आप सीधा फुल फॉर्म याद रखो कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, रिकवरी ऑफ डेप्ट बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्ट। तो ये एक्ट 1993 में फॉर्म किया गया था। इसके अंडर DRT जो है वो रिकवरी करते हैं। बैंक्स की रिकवरी सरफेसी के अंडर ही होती है, ठीक है। बेशक DRT जो है वो फॉर्म हुए थे RDBBFI। देखिए किस एक्ट के अंडर फॉर्म होना और किस एक्ट के अंडर रिकवरी कर पाना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इन्हें मिक्सअप मत कीजिएगा। फॉर्म हुए हैं रिकवरी ऑफ डेब्ट बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और रिकवरी करते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट के अंडर। अब जो NPA 10 लाख या फिर 10 लाख के ऊपर होंगे, सिर्फ उन्हीं की रिकवरी करेगा DRT। 10 लाख के नीचे की रिकवरी बैंक खुद करेगा। अब बात करते हैं सब्सिडरीज ऑफ RBI की। सब्सिडरीज ऑफ RBI पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए BRB NMPL, कुछ याद आया? करेंसी प्रिंटिंग, करेंसी मिंटिंग, कुछ याद आया? मैंने आपको ये लेक्चर पहले भी पढ़ाया हुआ है कि मिंटिंग ऑफ करेंसी होती है SPMCIL के अंडर, और ये किसकी सब्सिडरी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। SPMCIL की फुल फॉर्म क्या थी? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। SPMCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कॉइन्स बनाती है। वहीं BRB NMPL रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है जो करेंसी प्रिंट करती है। 4 जगहें हैं जहां पर करेंसी प्रिंट होती है। कौन सी थी? महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट रहा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मैसूरू, देवस, साल्बोनी एंड नासिक। चलिए आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। सबसे पहली सब्सिडरी है रीबिट। RE आता है रिजर्व के लिए, B आता है बैंक के लिए, और IT तो आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं ना IT कंपनीज। IT कंपनीज क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। तो REBIT, RE आ गया रिजर्व के लिए, B आ गया बैंक के लिए। रिजर्व बैंक, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देन कम्स BRB NMPL। फिर से रिवीजन करा देता हूँ फुल फॉर्म की। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। देन कम्स DICGC, बहुत इंपॉर्टेंट है DICGC। DICGC क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा, पहले हम करते हैं फुल फॉर्म। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। देन कम्स IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, ये चारों फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद भी होनी चाहिए। रिबिट, BRB NMPL, IFTAS एंड DICGC। अब बात करते हैं DICGC इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार आप इसकी फुल फॉर्म पढ़िए और थोड़ा गेस मारने की कोशिश कीजिए कि ये क्या चीज़ होगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, क्या करता होगा ये? तो जैसा कि इसका सेकंड वर्ड कह रहा है इंश्योरेंस, ये करता होगा इंश्योरेंस। किस चीज़ की? इसका फर्स्ट वर्ड बता रहा है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कौन सा? सारे टाइप के डिपॉजिट, आपकी FD, आपकी RD, आपका सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, हर टाइप का डिपॉजिट उसकी इंश्योरेंस करता है DICGC। इस इंश्योरेंस के लिए आपको पैसे नहीं देने होते, इस इंश्योरेंस के लिए बैंक पे करता है। हर इंश्योरेंस का कुछ अमाउंट देते हैं ना, पहले हम अमाउंट देते हैं, उसके बदले हमें इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है, तो वो इंश्योरेंस करता है बैंक। हर बैंक के लिए ये इंश्योरेंस करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी यानी ज़रूरी है। तो DICGC कितने अमाउंट तक की इंश्योरेंस करता होगा? तो DICGC 5 लाख तक के अमाउंट की इंश्योरेंस करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ की सेविंग है तो आपको क्या 5 लाख मिलेंगे? अगर इन केस आपका बैंक जो है बैंक में आग लग गई या बैंक का पैसा चोरी हो गया तो आपको 5 लाख मिलेंगे? नहीं, 5 लाख और द अमाउंट यू हैव डिपॉजिटेड विच एवर इज लो, जो भी कम होगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख सेव करके रखा हुआ है तो आपको 5 लाख ही मिलेगा, और अगर आपने 2 लाख सेव करके रखा हुआ है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 8 भी होता है। एंड छोटा सा पार्ट था, जल्दी जल्दी पढ़ाया मैंने आपको, और हिंदी में समझाने की कोशिश की है जितना ईजी हो सके, जितना टर्म्स बैंकिंग टर्म्स ना घुसाऊं, जितना लेमन लैंग्वेज में समझा सकूं उतनी मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए अपने पार्ट को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।